ठीक है। जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो हेड के अंदर आपने ये लिंक देना है, ठीक है, उस लिंक में आपने ये अपनी स्टाइल शीट का जो है पाथ है ना उस फाइल का, और अगर ये इसी तरह नाम लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फाइल है वो आपके इसी फोल्डर के अंदर इसी HTML के इक्वल सेव है। अगर वो आगे पीछे कहीं पे है तो उसके मुताबिक फिर आपको यहाँ पे उसका पाथ देना चाहिए। ये थोड़ा हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं HTML सीखने के जी जी, हिसाब से, बस वो तो वहाँ से थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन। ये समझना था कि पहले हमें ये भी हिट हो सकता है कि यहाँ पे इन लाइन जैसे जो बॉडी के अंदर है ये स्टाइल दिया हुआ हो, या दूसरा हमारा ये हो सकता है कि यहाँ हेड के अंदर हमने स्टाइल लिखा हो, इसका HTML का स्टाइल टैग देके स्टाइल लिखे हुए हो, जी वो जी दूसरी बात है। और तीसरा तरीका ये है जो हमारे सामने है इस वक्त, कि हमने यहाँ पे लिंक दे के जो है वो आगे ये काम किया हुआ है। आई सही। होप ये चीज तो आप अंडरस्टूड हो गई होगी कि तीन तरह से जो है हम जी ये जी काम जी करते हैं। जी जी जी, ये समझ आ गया। प्रेसिडेंस इसका ये होता है कि ये जो है ये टॉप क्लास होती है, अगर उसके बाद किसी ने हेड के अंदर दिया हुआ है तो वो हेड वाला ओवरराइड कर देता है, और अगर टैग के अंदर फर्दर दिया हुआ स्टाइल तो फिर वो टैग वाला जो है वो और प्रेसिडेंस ले जाता है, फिर वो अप्लाई होता है, ये दूसरे डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब ले लीजिए कंट्रोल, आप देखें। ठीक है सर। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तीन तरीके हैं, जैसे सर ने सारा बता दिया है, तो ये मेरे ख्याल है आपको कोई इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। In case style declarations are placed inside the style attribute, it is clear to which element the declaration should be applied. तो अगर आपने स्टाइल के टैग, स्टाइल के उसके अंदर रखा हुआ है, स्टाइल के टैग के अंदर, तो स्टाइल का जो है वो फिर आपको पता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर आपने स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। In other two cases, the style definition needs to incorporate information regarding the HTML element or elements as a styling should be applied to. This is done by placing the style declaration inside the curly brackets of to group them and putting the CSS selector at the beginning of each group. तो अगर आप जो है मिसाल के तौर पे अगर आप करना चाह रहे हैं हेडर के, अगर आपका एक H1 हेडिंग है तो उसके सारे इनके जो है एलिमेंट्स ये उसके आप ऊपर। बता रहा है, जी सॉरी जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये सिंपल वर्ड में ये बता रहा है कि अगर आपने CSS स्टाइल फाइल लिखनी है और किसी एक जो टैग है उसके लिए मल्टीपल आपने या सिंगल आपने लिखना है, तो उसका ये तरीकेकार है कि वो टैग का नाम जो है वो सिंपली बगैर ये ग्रेटर और लेस देन वाली साइंस के आपने सिंपली वो नाम लिखने हैं। अगर दूसरा लिखना हो तो H1 लिख के कॉमा लिखें, H2 लिख दें, या बॉडी लिख दें, कुछ भी लिख दें आप, और फिर करली ब्रेसेस के अंदर आप ये इस स्टाइल में विदाउट कोटेशन मार्क्स जो है आप लिखेंगे ये बाकी उसका स्टाइल। जैसे ये कलर इज इक्वल टू रेड है, तो उसके एक नई लाइन शुरू करें, उसमें बाकी चीजें लिखें, साइज लिखें, जो भी फॉन्ट का साइज लिखना है, फॉन्ट का फेस लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो फिर जहां जहां भी आपके पेज में H1 यूज होगा उस सब पे ये सारी चीजें अप्लाई करेंगी। सही सही सही। तो ये एक पर्टिकुलर यानी कि जो H1 हेडर यानी कि हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 के अंदर जो जहाँ भी आप जाएंगे उसका कलर हेडिंग जहाँ भी अप्लाई करेंगे हेडिंग 1 उसका कलर जो है रेड आएगा। इस तरह के एग्जैक्टली। डिव बॉक्स जो है उसका बॉर्डर, अगर आपने कोई भी डिव बॉक्स है तो उसका अगर आपने बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करना है, तो जहाँ भी ये यूज़ करेंगे वाला एलिमेंट तो उसका जो है उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंट्रो पैराग्राफ अगर कोई आपके पास ये वाला एलिमेंट है तो मतलब हर आपके जो डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं उनको आपने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल ये होता है उसके अंदर अपना हेडर के अंदर होता है। ये ये नहीं नहीं, ये हेडर स्टाइल के अंदर भी हो सकता है, और ये आपकी CSS की जो अलग से फाइल आप बनाते हैं ये उसमें भी ये फॉर्मेट ही यूज होती है। ठीक है। अच्छा जी, CSS selector defines pattern to use to pattern used to select HTML elements you want to style.
अब ये CSS सिलेक्टर कौन सा होगा? ये CSS सिलेक्टर है ना, ये यहाँ ये CSS सिलेक्टर है, वो मतलब जनरली उसको कह रहा है कि जब आप ये CSS अप्लाई कर देंगे तो इसमें से CSS सिलेक्टर यानी ब्राउजर की साइट पे जो CSS का सिलेक्टर है वो सिलेक्ट कहाँ से करेगा वैल्यूज को। सही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस CSS सिलेक्टर को दिया है H1 दिया है, ये उसको कहा कि ये आपने ये सिलेक्ट कर लिया है H1, ये जी आपका CSS सिलेक्टर है, और उसके आपने वैल्यूज दे दी, बिग बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं और ये सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक। CSS selector define the pattern used to select the HTML elements you want to slide. They are quite comprehensive in terms of syntax. The following list provide a full reference. Tag name. Tag name selects all elements with a particular tag name. For instance, H1 simply matches with all H1 tags on the page. Dot class name. Note the dot. तो dot जो है dot class name selects all element having a particular class defined in the HTML document. That is exactly where the class attribute comes in. For instance, dot intro will match with the both P para class is equal to intro, H class is equal to intro. Note that HTML elements can have multiple classes. For example, P class intro highlight. तो ये वो ये कहना है, थोड़ा मैं इसकी वजाहत कर दूं क्योंकि मैं ये यूज करता हूँ चीज। ये डॉट क्लास नेम वो कह रहा है कि ऊपर जो H1 है आपका, जैसे H1 लिखा हुआ है, अगर आप डॉट H1 लिखेंगे तो फिर ये वो चीज H1 पे अप्लाई नहीं होगी, बल्कि टैग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये P क्लास इज इक्वल टू इंट्रो आपने लिखा हुआ है ये लाइन में, तो वो फिर क्लास बन जाएगी आपकी H1। तो आमतौर पे वो टैग्स के नाम से नहीं लिखी जाती, ये कंफ्यूजन अपने आप को नहीं दिया जाता। तो वहां पे हम उसका नाम लिख लेंगे माई एच, फॉर एग्जाम्पल माई एच। तो फिर हम जब एच के अंदर आएंगे तो हम लिखेंगे H1 क्लास इज इक्वल टू माई एच, लेकिन उस क्लास को होना एज इट इज ही है। जैसे ऊपर थोड़ा सा जाए, जैसे ये यहाँ पे हमारा H1 लिखा है ना, तो हम उसको लिखेंगे डॉट माई H1 फॉर एग्जाम्पल। तो वो डॉट को इग्नोर कर देंगे, नीचे जाके सिर्फ डॉट ऊपर लिखने के लिए होता है, इंडिकेशन की ये क्लास है। तो वो जो आगे फिर डॉट के बाद जो भी नाम होता है उसको एज ए क्लास नेम लेके हम कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज पे। वो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने उसमें बॉर्डर दे दिया और उसका बॉर्डर नहीं होता चीज का, फॉर एग्जाम्पल, तो वो डिफरेंस आपका अप्लाई नहीं होगा। लेकिन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं, वो कलर है, ये है, फॉन्ट है, तो वो क्लासेस आपकी अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा जी, तो शौक साहब आगे। जी जी, तो ये जो है डॉट अगर आप लगा देंगे उसके साथ, dot class name selects all elements having a particular class defined in the HTML document. This is exactly where the class attribute comes in. For instance, dot intro will match with both class is equal to intro and class H1 class is equal to intro. Note that HTML elements can have multiple classes. For example, P class is equal to intro highlight. तो इसकी जो है पैराग्राफ के अंदर ये आप इंट्रो के बाद असल में एक स्पेस है, वो खराबी ये हुई है कि आपका वो पैराग्राफ जो है ना, ये बुक का टूट गया यहाँ पे। तो वो ये इंट्रो और फिर उसके बाद स्पेस है, उसके बाद हाईलाइट है, ये दो क्लासें हैं। ये मुझे पता है इस बात का, उसके कहने का यही मकसद है असल में। अच्छा अच्छा अच्छा। Note that HTML elements can have multiple classes. For example, P class is equal to intro और highlight. सर मेरा ख्याल में जहाँ तक है ना, जो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि P, अब जैसे मिसाल है पैराग्राफ क्लास इज इक्वल टू इंट्रो, लेकिन उसी P के अंदर हम, यानी कि हमारे पास टैग तो P का ही है, लेकिन उसी टैग P के अंदर हम इसको एक डिफरेंट क्लास देना चाह रहे हैं जिसका हम क्लास इंट्रो हाईलाइट कह दें। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपने अज्यूम किया है। डिफरेंट क्लास देंगे तो वो फिर वो ये बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। नोट दैट द एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। जो बात आप कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो इस तरह से ठीक है कि अगर आप कोई ऐसी क्लासेस डिफाइन करते हैं और कहीं पे आप फॉर एग्जांपल
कहीं पे आपने रेड करना है, कहीं ग्रीन करना अपना पैराग्राफ को, तो वो बात ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी है वो असल में वो दोनों चीजें एम्बिग्युइटी में आ गई हैं। जो आप कह रहे हो ये सेकंड क्लास अप्लाई करने का ऑप्शन है कि एक से ज्यादा क्लासेस आप पी के लिए यूज कर सकते हैं सिंगल सिंगल क्लास के तौर पर। लेकिन सीएसएस के दूसरे स्टाइल में ये बात भी दुरुस्त है जो मैं कर रहा हूँ कि आप एक से ज्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो फिर स्टाइल को थोड़ा सा और चेंज कर देती हैं। आप मेरी सही बात समझ रहे हैं? सही सही सही। आपने जो बात की वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप एक जगह पी क्लास के लिए आपने इंट्रो यूज की है, दूसरी जगह पैराग्राफ के लिए आपने इंट्रो हाईलाइट यूज की है, तीसरी जगह आपने इंट्रो ग्रीन यूज कर दी। ये बात दुरुस्त है। लेकिन किसी एलिमेंट के लिए आप मल्टीपल क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जब आप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें वो सही दिक्कत सही, है। ये मेरे लिए नई चीज़ है सर, मैं इसीलिए पूछ रहा था। ठीक है, हाँ, समझ नहीं गया। आपने ठीक कहा। ये पहली बात भी ठीक है और दूसरी भी ठीक है। ठीक है, ये मेरे लिए नई चीज़ है, अलबत्ता इसको जब आएगा तो कोई कॉन्टेक्स्ट मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर पे तो पब्लिक इंट्रो, जी स्कूल पे जाएंगे तो वो सारा दिखाएगा। मैं आपको एग्जांपल भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। सही सही सही, इंशाल्लाह। अच्छा, आगे आ गया जी। आईडी नेम मैचेस द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द आईडी एट्रीब्यूट contrary to classes. Proper HTML document should ensure that each ID is a unique and only given to one element only. Though do not be surprised if some particularly messy HTML page breaks this convention and used the same ID value multiple times. तो ID जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी ने यूज़ की हुई है तो वो गलत है, अगर आप एक ही आईडी कई दफ़ा यूज़ की हुई है तो वो गलत है। These selectors can be ये combined। आईडी आती है जब आप कुछ सेक्शंस बना रहे हो ना पेज के, तो उस आईडी के अंदर पे वो सारा एक खास फंक्शनलिटी या खास एरिया जो है ना पेज का, वो उस आईडी के लिए दे दिया जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि क्योंकि आपने उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन बनाने हैं, मुख्तलिफ हिस्से बनाने हैं, तो फिर वो आप कैसे उनको रिकॉल करोगे अगर एक ही आईडी दो जगह यूज कर रहे हो तो। ठीक है हम्म। ना? इसलिए आईडी यूनिक होने चाहिए। ये पेज के सेक्शन बना देता है या उस टाइप की चीज के लिए ये चीज यूज होती है। ये स्टाइल अप्लाई जरूर होता है लेकिन वो विद आईडी नहीं। सही। यूनिकनेस के लिए हम इसको ये पॉइंट साइन यूज करते हैं ताकि वो फिर चीज एक ही जगह यूज हो और ये उसका अलग से तशख़्ख़ुस बरकरार रहे। ठीक है। This selector can be combined in all sort of ways. Div dot box, for instance, selects all div class box tags, but not div class circle tags. तो आपके जो सेलेक्टर जो हैं, तो आप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो div डॉट बॉक्स ही सिलेक्ट करेगा। अगर आप बॉक्स देंगे तो बॉक्स सेलेक्ट करेगा, बाकी चीज़ें उसके एलिमेंट्स वो उसके छोड़ देगा। ठीक है। Multiple sectors rule can be specified by using comma. For example, H1, H2, H3 आप इकट्ठे भी सेलेक्टर मतलब यूज़ कर सकते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए, ऐसे ही ना सर? आपको क्या था ना कि ये H1 H2 H3 लिख के फिर आगे आपने करली ब्रेसेस लगानी, उसके अंदर स्टाइल लिख देने, तो वो सेम चीज तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। मसलन आपने H1 H2 H3 के एक खास फॉन्ट देना है और आपने एक खास कलर देना है, तो आप वो वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो H4 5 6 पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। Selector 1, selector 2 define a chaining rule, note the space, and selects all elements matching selector 2 inside of elements matching selector 1. Note that it is possible to chain more than two selectors together. तो सेलेक्टर 1 और सेलेक्टर 2 को चेन कर दिया है। हाँ, ये जिस तरह क्लास इनहेरिट कर दी है ना, ये वैसी बात है कि सिलेक्टर 1 और सिलेक्टर 2 जब आप चेनिंग डिफाइन कर देते हैं, इनमें एक स्पेस देंगे तो अलग अलग इंटिटी बन जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें कॉमा नहीं है तो इसलिए इसको हम चेनिंग के तौर पे लेते हैं, फिर कि ये एक दूसरे को चेन कर रहे हैं। तो क्योंकि कहीं जैसे चेन कहीं करके ये वाला कंसेप्ट तो नहीं है जो आप अभी बता रहे थे, ये वाला? नहीं नहीं, वो दो क्लासें अप्लाई करने का और है। वो क्लास के अंदर वो आगे चल के आएगा इसमें। अच्छा वो थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। Selector 1, selector 2 defines a chaining rule, note the space, and selects all elements matching selector 2 inside the elements matching selector 1. ठीक है। हाँ, ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं
उन पे अप्लाई होगी वो चीज। तो कहीं ये जो है, ये जो कह रहा है, ये यही तो नहीं है, ये वाली नोटेशन जो बता रहा था अभी, अस्सलाम वालेकुम। div डॉट बॉक्स ये करके अलग कुछ ही है। चीज है। नहीं नहीं, वो डिव बॉक्स अलग चीज है, इसमें बॉक्स भी लगा के वो क्लास बना सकता था, लेकिन ये जो उसने डिव लगाई है ना, इसके लगाने से ये होगा कि वो बॉक्स की क्लास बाकी जगह पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो डिव के साथ मखसूस कर दी उसने। अच्छा। उसमें ये एक अजाफी चीज भी है ना, ये डिव डॉट बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्लास क्लास इज इक्वल टू बॉक्स भी लिख सकता है नीचे। ये जो आपने सिलेक्ट की इसके नीचे वाली क्लास में लाइन में देखें, तो ये डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, वो ऊपर क्लास बॉक्स बना लेता, तो उसको डिव डॉट बॉक्स बनाने की क्या जरूरत थी। तो उसकी जरूरत का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ये सिर्फ डिव के अंदर यूज होगा, ये दूसरी ठीक। जगह बॉक्स जो है ये काम नहीं करेगा, सही 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 सही। उस बॉक्स के अंदर जो भी उसने स्टाइल अप्लाई किया होगा। अच्छा जी। ये आपका चेनिंग रूल हो गया। नोट दैट इट इज़ पॉसिबल टू चेन मोर देन टू सेलेक्टर्स टुगेदर। आपके दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने इसकी एग्जांपल देखनी है तो फिर W3 स्कूल्स पे चले जाएं दोबारा, और वहां पे फिर ये डिटेल में देख लीजिए आप। सॉरी। तो ये अगर स्पेस देनी है इस पे सर्च कर लें, नहीं ऊपर इसकी सर्च में जाके सर्च कर लें, सी एस एस चेन रूल इस तरह करके लिखो। देखिए आता है। नहीं नहीं, ऊपर ही है, वो पहले वाला ही ले। हाँ एक मिनट, एलिमेंट सेलेक्ट, ये नीचे 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 वाली जो सबसे ये वाली, यहाँ पे वो एलिमेंट सिलेक्टर की बात हो रही है। इसमें नेक्स्ट कीजिए, लेकिन ये कॉमा के साथ कर रहा है, वो उधर कह रहा है कि स्पेस के साथ करना है। हाँ ये आ गया ना, ये आगे नीचे नीचे दे रहा मिसाल में, CSS सिंटेक्स है एलिमेंट, फिर एलिमेंट, और इसमें स्पेस नहीं दे रहा। देखें इसका डेमो देखना है तो डेमो पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, आगे जाना है तो फिर आगे वो उसकी डिटेल आपको सारी समझाता जाएगा। मुश्किल हो गया थोड़ा। नहीं, देखते हैं, एक मिनट। ये selects all p element that are inside a div element, div p। हाँ ये देखें div p, ये वही उसने कहा, ये सिलेक्टर 1 और सिलेक्टर 2 की मिसाल दे रहा है कि div के अंदर selects all p elements that are inside a div element। वो ये कह रहा है कि p के जितने भी एलिमेंट्स div के अंदर हैं ये उनको सिलेक्ट करेगा और उनको अलग से फॉर्मेट करेगा। अब यहाँ पे जो मतलब है, यहाँ पे नहीं है, जैसे कि ये div, ये वाला यहाँ p, पे ये चीज अप्लाई नहीं हो रही ये नहीं क्योंकि किया, ये div के अंदर नहीं है। ये div के अंदर नहीं है। मतलब उसका मतलब शॉर्ट सिंपल वर्ड ये है, फॉर एग्जांपल कि पी आपकी ऐसी है जो 20 जगह अप्लाई हुई है, तो आप ये कहते हैं कि यार ये जब डिव इस डिव के अंदर हो ना तो ये पैराग्राफ सारे के सारे जो है ना ये ग्रीन हो जाए, और अगर दूसरी किसी डिव के अंदर हो तो वो सारे के सारे जो है ना ब्लू हो जाए। तो ये फिर डिव और पी की कम्बिनेशन दे के आप वो स्टाइल अप्लाई कर देंगे, तो उस डिव के अंदर जितने पी होंगे वो दूसरे हो जाएंगे, और दूसरे डिव के अंदर जो पी होंगे जो आम होंगे वो पी की अपनी पूरी जो स्टाइल है उसके अंदर रहेंगे। अच्छा, ये यानी ये सारे ओवरराइड करने का फार्मूला है। सही। अगर इसको आप देखें, ये सारे ये सिलेक्टर लिखे हुए हैं ये वाले, लेकिन जी ये जी जो सिलेक्टर लिखे हुए हैं, ये और हम वो जो फिर एग्जाम। इसको ये भी समझा रहा है। जी जी हम्म आगे क्लिक कीजिए, ये डिव ग्रेटर देन पे क्लिक करें नीचे, ये देखें अब डेफिनेशन ऊपर चेंज कर दी उसने सिलेक्टर की। select all p elements where the parent is a div element। तो ये ठीक है ना। हम्म, तो ये तो अब बात वो एक तमाम, एक ही होगी। नहीं सर एक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आगे फिर ऊपर वाली पे क्लिक कीजिए, डिव पी पे जो दिया था उसने, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ समझिए ये क्या लिखा है, सिलेक्ट्स ऑल पी एलिमेंट्स दैट आर इनसाइड अ डिव एलिमेंट। जी। वो जितने डिव एलिमेंट के अंदर हैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करता है, और और नीचे वाले पे वो भी यही है सर, तकरीबन वही है, पेरेंट उसका वो है, उसमें पेरेंट की बात कर रहे हैं।
अच्छा, ये तकनीकी तौर पे तो बात भी ठीक है कि ये तो सारे वही होंगे सेम, लेकिन डिफरेंस है। वो अपनी बुक में जाइए, बुक में डिफरेंस उसने समझाया है। सर ये आज देख, ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं तो बाद में इसको एक्सप्लोर करूँगा, इसको मैं सेव करता ये हूँ। WW3 स्कूल पे तो आप अगर ये इसको पढ़ लें तो आप बड़े जबरदस्त प्रोग्रामर बन सकते हैं सर। जी जी जी, W3 स्कूल। schools.com बड़ी बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। अच्छा सर, हम रह भी 2 ही बंदे गए हैं, क्लास में चले गए हैं सारे। जाने तो दें, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, बच्चे पढ़ लेंगे। जी अब जी ये देखिए, सिलेक्टर ग्रेटर देन सिलेक्टर क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको। Selector 1 greater than selector 2 selects all element matching the selector 2 where the parent element matches selector 1, matches selector 1। जी जी, उसका मतलब ये है कि डिव 2 में भी कुछ चीजें आपने दी हुई हैं, और उसके बाद आपने यानी सिलेक्टर 1 में भी कुछ चीजें दी हैं और जो सिलेक्टर 2 में भी दी हुई हैं, तो अब वो जो अंदर मैच करेंगी वो चेंज होंगी। selects all element matching selector 2 where the parent element matches selector 1। तो सिलेक्टर 1 का पेयर अगर div है और सिलेक्टर 2 p है, तो इसको रीड ऐसे करेंगे, selects all elements matching p where the parent element matches div। क्या वो फर्क? बात आपकी ठीक है, लेकिन कहीं पे ये डिफरेंस डालती है ये बात, वरना ये इन्होंने ग्रेटर देन का निशान लगाया ना होता। जी जी, है तो सही, अब बात तो आपकी ठीक है। डिफरेंस इसमें कहीं पे है ये बात का selector 1 थोड़ा। greater than selector 2 selects all elements matching selector 2 where parent element matches selector 1, where the parent element matches selector 1। Note that the subtle difference here is with the previous line. A parent element refers to the direct parent. For instance, div greater than span will not match with the span element inside the div p हाँ, ये span देखें, ये span बात आ p गई ना, div। ये डिफरेंस है। वो ये कह रहा है कि अगर इस ग्रेटर देन लगाने के मतलब ये होगा कि अगर p एलिमेंट के इमीडिएट ऊपर डिव है तो वो चेंज करेगा। अगर p किसी और के अंदर फर्दर है, उसी डिव के अंदर है लेकिन वो थर्ड में है, यानी उसका ग्रैंड सन बन जाए अगर वो, हाँ तो जी फिर वो अप्लाई नहीं करेगा। जी 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 जी, ये अगर ग्रैंड एज ए मतलब शेप ऑफ ये डिव का सन हो ग्रैंड तो सन है, शायद, ये डिव का हाँ, तो ग्रैंड इस पे सन है, तो अप्लाई ये नहीं इसमें होगी, नहीं आएगा। इस पे अप्लाई नहीं होगी वो चीज। ठीक है, यानी कि ये डिव का ग्रैंड सन है इस वक्त, अगर इसका डायरेक्ट सन होता तो फिर ये वाला काम स्पैन चलता। जगह पे पी की जगह स्पैन होता तो अप्लाई होता। जी जी और जी, ऊपर वाली बात में ये है कि वो जहां भी उस डिव के अंदर होगा वो चेंज करेगा। सही सही सही। तो ये इसके डिफरेंस है दोनों के अंदर होने का। इसके इसका मतलब है कि उसने ऑल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है जो हम लिखेंगे। हाँ, वो डिव के अंदर जहां जहां भी पी कैप आएगा वो उसको लेगा। और नीचे वाले का मतलब ये है कि डिव के अंदर स्पैन अगर डायरेक्ट डिव के बाद आए तो लेगा, अगर वो फर्दर किसी अंदर मतलब इनर साइड पे आएगा तो फिर नहीं लेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। डायरेक्ट इनर होगा तो लेगा, और अगर इनर इनटू इनर होगा तो फिर नहीं लेगा, इसका टाइप का नहीं लेगा। बस सर वो यही है ना कि वही बात होगी कि अगर डायरेक्ट चाइल्ड है तो होगा, अगर इनडायरेक्ट जी चाइल्ड जी है। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही। selector 1 plus selector 2 selects all elements matching selector 2 that selects all elements matching selector 2 that are placed directly after elements matching selector 1। तो ये क्या है, selects all elements matching selector 2 that are placed directly after, that is on the same level in the HTML hierarchy, elements matching selector 1। जो है थोड़ा सा वो जहन ये में। कह रहा है कि इसके अंदर जो वो अप्लाई करेगा, अगर आपने मसलन डिव और डिव ओपन किया और डिव क्लोज किया, ठीक है, फिर उसके बाद स्पैन ओपन किया और स्पैन क्लोज किया, ये दोनों एक लेवल पे हैं, किसी किसी और के अंदर हैं, ये मसलन बॉडी के अंदर है ये। ठीक तो है अगर इनका सिलेक्टर आप लिखेंगे तो ये उस सूरत में फिर अप्लाई करेगा इन दोनों पे, कि अगर डिव और स्पैन एक ही लेवल पे हैं, यानी वो जो है उस जहाँ पे डिव डिफाइन हुआ है उसी लेवल पे स्पैन डिफाइन हुआ है, वो डिव के अंदर नहीं है, सही 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 सही। उसका ब्रदर है। अगर यानी कि ब्रदर है उसका। ब्रदर है यानी कि, हाँ तो हाँ, फिर ये फिर ये चीज जो है ना उन पे अप्लाई होगी। सही सही।
फर्ज किया ऐसे है, फर्ज कर लें को डिव है और पैराग्राफ है, तो वो पैराग्राफ जो डिव के लेवल पे होंगे वो तो चेंज होंगे, लेकिन जो डिव के इनसाइड होंगे वो चेंज नहीं होंगे। फर्ज किया ये है div इधर, ठीक है, जी। और इसके नीचे जो p है, ठीक है, यहाँ पे p ठीक है, क्लोज हो गया, ठीक है, और इधर जो है आपका ये ना डिव h1 क्लोज कर दिया। h1 है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे जो है h1 इधर भी है, तो अब अगर हम करेंगे div, हाँ, डिव को और h1 को अगर करेंगे, हाँ जी, नहीं ये तो div और h1 को नहीं, हम इसको यहाँ अब पे डिव क्लोज करें ना, पहली लाइन में डिव क्लोज हम करें इसको ना। कर रहे हैं p ठीक है, और h1, तो ये अब ये हैं ब्रदर्स, तो ये इस पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, एग्जैक्टली यही बात है। ठीक है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये ब्रदर लेवल पे पड़ेगा असर, दूसरे इंटरनल इनर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। Selector tilde selector 2 selects all elements matching selector 2 that are placed after on the same level in the HTML hierarchy. Selector 1. Again, there is a subtle difference here with the previous rule. The precedence here does not need to be direct. There can be other tags in between. तो इसमें जो है selector 1 selector 2 जो है, अगर आप टिल्डा लगाएंगे तो क्या ये वो होगा? भाई हैं, ये वो भाई हैं जिनके दरमियान कोई और भी हो सकता है। सही, यानी ये जो आपकी एग्जांपल में पी है, ये थर्ड लाइन जो आपने लिखी है, अब ये देखिए, जो पहला रूल था वो ये था कि अगर पी के फौरन बाद एच है तो वो अप्लाई होना था पेरेंट ब्रदर लेवल पे। जी जी लेकिन अगर इनके दरमियान कोई और एलिमेंट आ जाए, ये जी जो जी, आपने ये पी और इसके दरमियान अगर कोई और एलिमेंट आ जाए तो फिर वो पहले वाला रूल अप्लाई नहीं होता, सही सही सही। फिर ये टिल्ड वाला रूल अप्लाई होगा। ये भी है कि बाद में आएगा, पहले वाला नहीं, बाद में आएगा। अगर यहाँ पे H1 है ना, वो इसमें शामिल नहीं होगा। नहीं, वो तो शामिल होगा ना, नहीं नहीं क्योंकि सर, वो ये देखें ना, आफ्टर लिखा हुआ है, एच ये देखें, प्लेस्ड आफ्टर, आफ्टर सेलेक्ट हाँ, वन। नहीं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो ऊपर लिखा हुआ है प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर। उस क्लास में और इस क्लास में डिफरेंस ये है कि अगर इन बिटवीन कोई और टैग्स भी आ जाएंगे तो अच्छा फिर अच्छा, भी वो अप्लाई होगा, अगर टिल्ड क्लास है तो। ठीक 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 ठीक। ये उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर उसके आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये उसके इमीडिएटली आफ्टर आना चाहिए, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। और ये जो है मतलब आफ्टर उसके बीच में भी डिफरेंस हाँ, होगा लेवल उसका। वही हो, लेवल वही हो, लेकिन सिलेक्टर वन के बाद सिलेक्टर टू ना कहीं भी आएगा तो वो उसको लेगा। तो दैट मीन्स ये तो इसको ओवरराइड कर रहा है ना, तो ये इसका काम भी करता है, इसका काम भी नहीं, वो करता है। डिपेंड करता है फॉर्मेटिंग में, बहुत दफा ना उसके सिनेरियोज होते हैं, वो कहाँ पे अप्लाई करना है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये रूल ये यही कह रहा है। है कि द प्रेसिडेंस हियर डज नॉट नीड टू बी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट जरूरी नहीं है। तो उसके फौरन बाद ये शुरू नहीं होना चाहिए। हाँ, देयर कैन बी अदर टैग्स बिटवीन, तो अगर हम बिल्कुल। इसको मिसाल है, अगर डायरेक्ट भी है तो अगर हम इसको करेंगे तो डायरेक्ट भी चल जाएगा इसके ऊपर। जी 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 जी, डायरेक्ट भी चल जाएगा और उसके अलावा भी चल जाएगा, बस उसके बाद होना चाहिए ये हम्म, कहीं भी पेरेंट लेवल पे, उसी लेवल पे। सही। It is also possible to add more fine-tuned selection rules based on the attributes of elements. Tag name, attribute name selects all tag name element where an attribute named attribute name is present. Note that the tag selector is optional. And simply writing title selects all elements with the title attribute. The attribute selector can be further refined. Attribute name is equal to value, checks the actual values of an attribute as well. If you want to include spaces, wrap the value in double quotes. तो ये सारा थ्योरी चल रही है इसके, अब इसको या तो हम एक एक असल करके। में ये पता है मुझे ये क्या कह रहा है
ये होता है कि मसलन अगर आपने कोई बटन बनाया है या कोई और चीज बनाई है और उसमें आपने लिखा है इनपुट इज इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एग्जांपल, हम्म। या इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, तो उस पे अप्लाई करने के लिए आपने कैसे करना है। तो ये उसके स्टाइल्स के लिए वो बात कर रहा है कि उसको इस शेप में भी दिया जाएगा। आपने वो चेंज कर दिया, जी तो जी। उसकी एग्जाम्पल भी वो बता रहा है। ये असल में इसमें थोड़ी सी आगे जो है ना, W3 स्कूल, अगर ये पढ़ना है आप लोगों ने, आगे फर्दर देखना है, तो फिर उसको वहां पे देखना चाहिए कि ये इसकी एग्जाम्पल वहां पे नजर आएंगी। ये सही है। एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ये आपके कर्सर के नीचे जो बिल्कुल है, इसका ये वो है जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखें, आपने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में आपका एक कोई जो है फॉर्म में फील्ड्स हैं, फील्ड्स के लेबल्स हैं, उन सब को स्टाइल देने के लिए आपने कैसे करना है, ठीक है ना। वो पैराग्राफ भी नहीं है, अब एक फील्ड पैराग्राफ भी नहीं है, वो डिव भी नहीं है, वो क्या है, तो उनको अलग से कोई स्टाइल देना हो तो फिर उसके लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे अच्छा। आपको पता है ना, सबमिट का बटन बड़ा खूबसूरत सा बना होता है बाज का, हम्म। उसका स्टाइल ही अलग होता है। तो वो फिर उस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए ये फॉर्मेट यूज किए जाते हैं। सही सही सही। तो ये जो हैं काफ़ी सारे ये हैं पॉइंट्स, इनको तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आइए क्योंकि आप इनको स्किप कर सकते हैं, हाँ जब जिसको ये जब हम दिलचस्पी है ये वो उस पर थोड़ा जाके देख लेगा। प्रैक्टिकल जाएंगे ना तो ये साथ साथ कवर हो जाएंगे मेरे ख्याल में। जी जी जी, ये सारे इन सब का मतलब ये है कि किस तरह से आपने कोई कीवर्ड यूज करने हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, सिंपल। ठीक है। ये सारे ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स के हैं ना सर, ये फिर हम हाँ, कहीं इनको टिल्ड लगाया, कहीं उसने कंट्रोल का साइन लगाया, कहीं पे उसने डॉलर का साइन लगाया है, ठीक है हम्म। ना, और कहीं पे ये स्टार लगा रहा है उस स्टाइल में। तो इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। अब ये मतलब तो सारे वो प्रैक्टिकली कर करके देख लें और उसका याद होगा वो। ये तो प्रैक्टिस से होगा सर, प्रैक्टिस होना फिर है। डेफिनेटली। तो ये है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, playground with the Wikipedia page using the your Chrome developers tool or the equivalent in your browser. Try to find instances of class attribute. The CSS resource of the page is referenced through a link tag. Note that pages can load multiple CSS files as well. तो ये ये आप बात शायद आपको याद हो, मैंने उसमें कहा था कि आप एक से ज्यादा CSS फाइल्स भी रख सकते हैं। जी जी। कुछ CSS फाइल में आपके फॉर्म और आपके जो टेबल्स की फॉर्मेट हो सकती है, कुछ में आपके पैराग्राफ की हो सकती है, कुछ में ऐसा, वो तो उनको हैंडल करना भी इजी होता है। तो उतनी ही स्टाइल शीट्स को आपने फिर क्या करना होता है, लिंक दे के लोड कर लेना होता है। सही सही सही। अच्छा जी, ये लिंक आपका वो देना होगा ऐसे, CSS रिसोर्स ऑफ द पेज इज रेफरेंस थ्रू अ लिंक टैग। तो लिंक टैग के जरिए आप इसको रेफर करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड वेबसाइट यूजिंग CSS, इंस्टेड वी आर गोइंग टू स्क्रैप देम। As such, you might wonder why this discussion regarding CSS is useful for our purposes. The reason is that the CSS and the reason is the same. CSS selector syntax can be used to quickly find the retrieve elements from the HTML page using Python. Try right-clicking on some HTML elements in the Elements tab of the Chrome's Developer Tools pane and press Copy and Copy Selector. You note that you obtain a CSS selector. For instance, this is the selector to fetch one of the tables on the page. तो ये आपका CSS सेलेक्टर जाके हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं वहाँ से। यहाँ पे हम जाके इसका CSS यहाँ से मिसाल है, कॉपी क्या कह रहे थे, कॉपी कॉपी सेलेक्टर, प्रेस कॉपी कॉपी सेलेक्टर। तो यहाँ पे अगर जाके देखते हैं, कॉपी कॉपी सेलेक्टर कहाँ है। सम HTML एलिमेंट्स पे जाए ना, उसके HTML एलिमेंट पे काम करें, आपने स्टाइल पे क्लिक किया हुआ है। अच्छा सही, HTML एलिमेंट।
ये इसको बंद कर लेना, स्टाइल को बंद कर लेना यहाँ ये मिसाल के तौर पे ये टेबल पे जाते हैं हम, टेबल ये टेबल, ठीक है। तो इसके ऊपर जाते हैं और इसको कॉपी सिलेक्टर, राइट क्लिक कीजिए इस पे। कॉपी सिलेक्टर है ना? हाँ हाँ हाँ, वो आ जाएगा डेफिनेट, वो यही तो कह तो रहे हैं। कॉपी सिलेक्टर मैंने कर लिया, इसको जाके मैं कहीं जाके पेस्ट करूं, यहाँ पे देखें पेस्ट, नोट, ये है जी, कॉन्टेक्ट एज div m parser आउटपुट टेबल n child 7, ये तो ये इसने हमें एक दिया सिलेक्टर। अच्छा सर, ये 4 देखें इसमें अब उसने कितनी दफा ओवरराइट किया है, ओवरराइड किसको ये किया था? ग्रेटर देन का निशान कितनी दफा है, अच्छा, ये ग्रेटर का निशान, सही। ये चेक करिए इसकी कितनी, ये 4 क्लासें यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये कंटेंट, ये ओवरराइड का जो हमने सिलेक्टर पढ़ा है वो क्या करता है इधर? ओवरराइड वो जो उसके ये बाद है आता है, selects all elements matching selector with where the parent element matches selector 1. Note that the subtle difference is here with the previous line is a parent element refer to the direct parent. तो ये आपका जो है डायरेक्ट पेरेंट है इसका, जी जी, उन पे अप्लाई होगा, वो चेन के तौर पे अप्लाई होगा ना, ठीक 4 है। दी हुई है ना, तो इसका पहले इसका इसका टी बॉडी का पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ख़त्म कर लें इस पैराग्राफ को ना फिर। तो ये आपका मिसाल है, हमने वो कॉपी किया वहाँ से। तो और इनसाइड द एलिमेंट विद ID MW कंटेंट टेक्स्ट गेट द चाइल्ड div एलिमेंट एंड गेट द 9th टेबल विद चाइल्ड एलिमेंट। तो आपके पास ने ये क्या किया कि पहले क्या है कि ये इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ, और फिर ये गेट करो। तो ये चीज़ बता रहे हैं इनसाइड द एलिमेंट विद ID। अच्छा, ये ID थी, यानी कि हैश जहाँ पे लग गया वो आपका ID था। हमने पढ़ा ना, वो आईडी है उस एरिया के लिए। जी जी, ये हैश वाला ID हो गया। उस ID जो एलिमेंट ID विद दिस वन ID, उसके अंदर जो है आपके पास ये div है, div के अंदर फिर फर्दर एक क्लास है माई पार्सर आउटपुट, माई पार्सर उसके आउटपुट, अंदर एक टेबल है, टेबल के अंदर फिर आपका टेबल बॉडी, NTH जो उसका सेल है, उस सेल का एक चाइल्ड, फिर यानी आगे फिर एक क्लास है NTH डैश चाइल्ड का मतलब एक क्लास है। nth चाइल्ड यानी 7th चाइल्ड है। हाँ, वो उसको दे रहे हैं ना, उसका इंडेक्स शायद पास कर रहे हैं ना। Get the 9th table child element. We will use this selector quite often once we start working with the HTML in our web scripting scraping scripts. तो सर ये अब बस यहाँ तक आज रखते हैं। ठीक तो है, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे, एक घंटा सवा घंटा। अच्छा वो आज मैं इतना कुछ ज्यादा बिजी था तो मुझे याद तो था, लेकिन वो